आज हम पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए हम लेते हैं आज पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए कंसेप्ट क्या है इसका वो समझिए। ठीक है, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है वो सारा कुछ इसमें देखिए। ठीक है, किसी तरीके से आ जाइए क्वेश्चन करने का कंसेप्ट यही रहेगा, मेथड यही चलेगा, कैसे करना है आपको। मान लीजिए किसी रस्सी से, किसी धागे से एक चार्ज बांधा गया है। यह कोई चार्ज है स्मॉल क्यू जो इस धागे के साथ लटकाया गया है। ठीक है, मेरे को क्या करना है, इसकी इस धागे की लंबाई है स्मॉल है, मेरे को क्या करना है, ठीक ऐसा ही एक धागा और लूंगा मैं। ठीक है, इंसुलेटेड थ्रेड है, ये कुछ अलग धागा है, ऐसा ही एक कुछ अलग धागा और लूंगा उतनी ही लंबाई का, और उस पर एक चार्ज और क्यू बांधूंगा। मैंने क्या किया, इसी के साथ एक और ले लिया, इस पर भी ये क्यू चार्ज बांध दिया। अब ये चार्ज क्यू है, ये क्यू है, समान लंबाई के धागों के साथ। सबसे पहले क्या किया मैंने, एक एल लंबाई का धागा लिया, उस पे ये चार्ज लटका दिया बांधकर। ठीक है, दूसरा धागा लिया उसी लंबाई का, उस पे फिर एक चार्ज क्यू और है, उसको लटका के फिर बांध दिया। आप ये बताइए कि ये जो दोनों चार्जेस है ये इस तरीके से पास आ जाएंगे कि ये दूर हटेंगे। एक के आधार से बंधे हुए हैं, अलग अलग नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ बनाया है। एक के आधार से वे एक साथ बंधे रहेंगे कि अलग अलग जाएंगे। जी हाँ, एक धागा मैंने लटकाया है, ठीक है, उसके साथ चार्ज लिया है, उसी लंबाई के धागे के साथ मैंने दूसरा चार्ज लिया। जैसे वो दोनों चार्ज पास में आएंगे वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इस तरीके से रिपल करना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि सेम नेचर के चार्ज है। तो ये जो नई सिचुएशन बनेगी ना इस कंडीशन की, वो सिचुएशन हमें कुछ इस तरीके की मिलेगी। देखना, इसी से मैंने एक धागा बांधा था लंबाई का, वो क्यू चार्ज एल लंबाई के धागे के साथ इधर आ गया, और दूसरा क्या करेगा, इस तरफ आ जाएगा। कारण दोनों चार्ज एक साथ नहीं रह सकते, सेम नेचर के हैं, रिपल करेंगे। यहीं से धागा बंधा हुआ है, ठीक है, दोनों धागे तो एक साथ नहीं रह सकते, ये क्या होंगे, दूर दूर होने लगेंगे। ये इस तरीके से दूर होने लग गए। ठीक है, क्या ये इतनी दूरी तक आएंगे या और आगे भी जाएंगे? देखिए क्या होता है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी एक पोजीशन ऐसी आ जाती है जहां इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ गई। अब न तो ये चार्ज इधर जा सकता है, दूरी बढ़ने से फोर्स वीक हो गया, ये इधर क्यों आया, इसके कारण, ये इधर क्यों आया, इसके कारण। ठीक है, अब दूरी बढ़ने से फोर्स क्या हो गया, वीक। वीक होने से इसका फोर्स इस पर लगने वाला, इस चार्ज के कारण इस पे लगने वाला फोर्स वीक हो गया। अब ये इधर नहीं जा पाएगा, ये आगे इधर भी नहीं जा पाया और ये इधर भी नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि इसको रिपल करेगा।
आगे रिपल कर नहीं पाएगा, फोर्स वीक हो गया, इधर ये आने नहीं देगा और फाइनली चार्ज यहां आके ठहर जाएगा। ठीक पोजीशन इस पे होगी, इधर ये जा नहीं सकता, ये रिपल करेगा, इधर बढ़ नहीं सकता क्योंकि रिपल्सन का फोर्स क्या है, वीक हो गया, आगे इसको जाने नहीं देगा। ठीक है, तो ये भी यहीं ठहर गया, ये भी यहीं ठहर गया। तो ये दूर हटते जाते हैं। इनिशियल पोजीशन में दोनों, ये पहला भी यही था और दूसरा भी यही था। इनिशियल पोजीशन में दोनों पास पास थे, लेकिन जैसे ही ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, ये धीरे धीरे पहले कैसे थे, फिर धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, ये दूर हटते जाएंगे, इसको देखना। और एक पोजीशन ऐसी आएगी जब ये यहां आके ठहर जाएंगे, ये इनकी साम्यावस्था की स्थिति कहलाएगी। ये जो पोजीशन बन के आई है, ये इनकी साम्यावस्था की स्थिति कहलाएगी। ठीक है, अब इस चार्ट को देख लो या इस चार्ट को देख लो, दोनों में से जो भी है, सिचुएशन देखिए क्या बन रही है। इस धागे में टेंशन लग रही है इस तरफ, धागे क्यों लगती है टेंशन, ठीक है। Q और M, मास इनका M है चार्जेस का, तो अगर M मास के चार्ज है तो नीचे लगा mg। टेंशन, इस चार्ज को देखें, चार्ज में कितने फोर्स लग रहे हैं हम वो देख रहे हैं। आप चाहो तो इसका एफबीडी बना के देख सकते हो, ये देखिए, इस चार्ज का एफबीडी बना के भी देख सकते हो। इस चार्ज पे नीचे की तरफ लग रहा है ये Q था, मास है इसका M। इस चार्ज पे नीचे की तरफ लग रहा है mg। इस तरफ धागा था अपना, उस धागे में तनाव आ गया इधर T। एक फोर्स और लग रहा है इस तरफ, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कारण ये वाला इसको रिपल करेगा, वो फोर्स लग रहा है इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक फोर्स लगा इधर। चाहो तो इस चार्ट पे ये जो तीन फोर्स दिखाए हैं, 1 2 3, यहां शो कर लो, चाहे यहां शो कर लो। ठीक है, इस तरीके से ये बन के आएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं तो बोलूं कि ये जो एंगल बना है यहां पर, ये एंगल अगर थीटा है तो गौर से देखिए, ये थीटा, ये आया, ये गया और ये आया, ये भी कितना बना, जेड बन गया, ये भी थीटा। अगर ये थीटा आया है तो इस t का ये कंपोनेंट बन गया t cos थीटा। अगर ये t cos थीटा है तो दूसरा कंपोनेंट एक आएगा इस तरफ, जो कहलाएगा t sin थीटा। एक कंपोनेंट आया t cos थीटा, इधर आ गया, ये वाला कंपोनेंट बन गया t sin थीटा। ये t ना x में था ना y में था, कंपोनेंट हमें इसके बनाने पड़ेंगे। तो कंपोनेंट बनाने के लिए हमने क्या किया, ये देखिए परपेंडिकुलर डाला है हमने। तो एक कंपोनेंट बना t cos थीटा, एक कंपोनेंट बन के आएगा t sin थीटा। ठीक है, इस तरीके से ये दो कंपोनेंट बने, यहां भी देख लो चाहे। तो अब गौर से देखिए, t cos थीटा बैलेंस हो रहा है mg से, इक्वेशन बनाओ। ठीक वही लेंथ वाला मेथड, जैसे ही हम एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी से हमें इक्वेशंस मिलती है और हम उन इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। सोल्व करने से जो भी वैल्यू आती है, जो भी पूछा गया है, जो भी वैल्यू है वो हमारे सामने बन के आ जाती है। ठीक है, तो यहां देखिए, t cos थीटा ने बैलेंस किया है mg को, और t sin थीटा बैलेंस हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, K Q इंटू Q सेम था, Q स्क्वायर अपॉन बीच की डिस्टेंस, K Q स्क्वायर अपॉन बीच की दूरी हमें निकालनी होगी। अब ये बीच की दूरी कितनी आती है, ये वाली दूरी
देखो गौर से, ये थीटा ये 90, इधर देखना, ये थीटा ये 90, तो ये वाली लेंथ तो बन गई बेस। बचा ये गिवन है, ये निकालना है, मतलब हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। यहां देखें, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, किस में रिलेशन होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस रिलेशन होता है साइन थीटा का। निकालना है हमें परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा h साइन थीटा। h कितना है? l। तो ये जो दूरी आएगी ना यहां से यहां तक की, ये दूरी आई है l साइन थीटा। l साइन थीटा इधर की और l साइन थीटा इधर की, मिलके पूरी डिस्टेंस बन गई दोनों आवेशों के बीच की 12 साइन थीटा। 12 साइन थीटा का होल स्क्वायर। कितनी इक्वेशन बनी यहां पर? हमें हमारे पास दो इक्वेशन बन के आई है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। यहां हमारे पास दो इक्वेशन बन के आई है, 1 और 2। अब देखिए वेरिएबल कितने हैं? 1, 2 नंबर थीटा, 3 नंबर एम जी नहीं होगा, जी कांस्टेंट है, 4 पे आ गया Q और 5 पे आ गया L। टोटल वेरिएबल आ रहे हैं हमारे पास 5। वेरिएबल आ रहे हैं 5। अगर इसमें से गिवन कितनी हो जाए 3, तो 2 की वैल्यू निकल सकती है। 3 इसलिए क्योंकि इक्वेशन कितनी बनी है 2। अगर 2 इक्वेशन है तो हम केवल 2 वेरिएबल ही निकाल सकते हैं। अब यहां वेरिएबल 5 थे, 5 वेरिएबल में से निकालना हमें 2 है, तो 3 गिवन रहेंगे। ठीक है, 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल, 3 बनती है तो 3 वेरिएबल निकल सकते हैं। ठीक है, ये मेथड है पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम का। ये मेथड है पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम का। अब इससे संबंधित कोई भी चीज पूछी जा सकती है। टी भी पूछा जाए, थीटा भी पूछा जा सकता है, मास भी पूछा जा सकता है, चार्ज की वैल्यू भी पूछी जा सकती है और लेंथ भी एल भी पूछा जा सकता है कितनी आई है। ये इससे संबंधित रस्सी की जो धागे की लंबाई है वो भी पूछी जा सकती है। और टोटल 5 वैल्यू में से कोई भी 2 वैल्यू बंदा पूछ सकता है या 1 पूछ सकता है, जैसे भी है। ठीक है, मैक्सिमम 2 वैल्यू पूछी जा सकती है। तरीका यही रहेगा, पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने का मेथड यही रहेगा। इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं, देखना। ठीक है, इसके लिए मेरे को स्लाइड रेज करना होगा, नोट कीजिए जल्दी से।